गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि कविता के शीर्षक से हमें पता लगता है कि मन को झकझोर देने वाली कविता यहाँ जोशी जी ने प्रस्तुत करी है। कवि रहे हैं यहाँ राजेश जोशी जी। जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में सन 1946 में हुआ। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई इन्होंने कविताएं लिखी। जीवन में संभावनाओं को खोजते हैं। किस तरह की लोक भाषा की शब्दावली को इन्होंने काम में लिया, मौसम, मिजाज, सभी कुछ इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद किया। भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद किया भूमिका कल्पतरु के नाम से, और मायाकोवस्की की कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया पतलून पहना बादल। तो ढेर सारे विषयों को लेकर इन्होंने लिखा, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़ती हुई कविता उनकी यह रही है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में उन बच्चों की ओर संकेत किया गया है कि जो कड़ी धूप, तपती हुई धूप में, कड़ाके की ठंड में, हर मौसम में वो अपने परिवार के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिस तरह की मेहनत करते हैं, जिस तरह की परिस्थितियों से वो जूझते रहते हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। किस तरीके से सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं की वजह से या विषमताओं की वजह से हम कहें कि उन बच्चों का उनका बचपन छिन गया है, उनसे उनकी शिक्षा छिन गई है, उनसे उनका खेलना छिन गया है। आप सोच के देखिए कि क्या कभी हम उस परमात्मा को हम थैंक यू बोलते हैं? क्या उस परमात्मा को कभी हम इस बात का धन्यवाद अदा करते हैं कि हमें वो सब चीज़ें मुहैया हैं जो इन बच्चों को नहीं है, जिनके लिए यह लिखा गया। आप लोगों ने खूब देखा होगा, अपने मम्मी पापा के साथ भी आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए हों, कहीं किसी होटल में गए हों, आपने देखा होगा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। किसी बिल्डिंग का काम करते हुए आपने देखा होगा, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पत्थर उठाने का काम कर रहे हैं। या फिर उनकी माताएं जहाँ काम कर रही हैं, वो एक नन्हा सा बच्चा जो घुटने के बल पर चलता है, वह भी फुटपाथ पर बैठा रोटी का एक सूखा टुकड़ा खा रहा होता है। तो ये कविता हमें उस दर्द की ओर लेके जाती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था की ओर लेके जाती है, हमारी आर्थिक विषमता की ओर लेकर जाती है कि किस तरह की यह आर्थिक विषमता यहाँ पर है। तो इस कविता में यही समझाया गया, बहुत ही मार्मिक। यदि अगर हृदय से हम इन सब चीज़ों को लेते हैं या सोचते हैं, लेकिन चीज़ें हमारे सामने आती भी रहती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास किसी चीज़ की बहुतायत होगी तो हम उसके अभाव को महसूस नहीं कर पाएंगे। हम हमारे परिवार में रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, परिजनों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन सोच के देखिए कि जिस बालक के लिए संसार में अनाथालय होते हैं ना, वहाँ से कोई बच्चा यदि सड़क पर घूम रहा है जिसका इस संसार में कोई नहीं है, वो जानता है इस चीज़ की कीमत कि परिवार क्या होता है, परिजन क्या होते हैं। वो देखता है। आप उसे देखते हो इतना कि एक मैला कुचला सा बच्चा खड़ा है, सड़क पर काम कर रहा है, कुछ भी, लेकिन वो आपको रुक कर देखता है, थम कर देखता है। आप जब स्कूल जा रहे होते हैं, आपने जब अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, आप जब हंस रहे होते हैं, आप जब खिलखिला रहे होते हैं, आप मैदान में वो आप एक हिरन होता है, छोटा बच्चा जिसका होता है, और वो कुलांचे भरता हुआ, खेलता हुआ जिस तरीके से रहता है मस्ती में, इसी तरीके से जब आप मैदान में खेल रहे हैं तो वह बच्चा कहीं छुप कर आपको देख रहा होता है और अपने आप पर हीन भावना वह रखता है। तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको कहा ना, हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ मैसेज लेकर के हैं, कहीं ना कहीं कोई संदेश लेकर के हैं। ये चैप्टर आपको समझाना चाह रहा है कि समाज में ऐसी स्थिति भी है, ऐसे भी बच्चे हैं। हम रूठ जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, ये भी हैं
हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए इस व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में। तो जोशी जी ने शुरुआत करी है यहाँ कविता की और ये कहा है कि कोहरे से ढकी सड़क। कोहरा आप जानते हैं ना, सर्दियों में कोहरा होता है, धुंध छा जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सूझता नहीं है थोड़ी दूरी पर ही। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, जिन्हें खेल के मैदान में होना चाहिए था, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, इस पंक्ति के साथ ही आ सकता था ये सुबह सुबह, लेकिन वाक्य जो होता ना वो एक साधारण, एक सामान्य सा वाक्य बनता। कोहरे, देखिए मैं पूरा एक साथ बोलता हूँ, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इस सुबह सुबह को यहाँ से हटाकर खाली वहाँ रखा है, सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कि वो सुबह जब आप बिस्तर में आराम से सोए हुए थे, जब आप रजाई ओढ़ करके उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे थे, आप आनंदित थे, आप सारे संसार को भूल करके आप चैन की नींद सोए हुए थे, उस वक्त वो बच्चा उस धुंध में, उस कोहरे में काम पर जा रहा था। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बार बार ये बात इसमें बताई जा रही, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, इस समय की, आज के आधुनिक युग की, आज के इस विज्ञान के तरक्की किए हुए युग की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कौन सी है सबसे भयानक पंक्ति? मन में आप रिपीट भी कर रहे होंगे कि सबसे भयानक पंक्ति यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। हम यहाँ कोई विवरण प्रस्तुत करने नहीं बैठे, हम किसी कविता का आनंद, किसी कविता का रस लेने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम इसे विवरण की तरह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। क्या कहा है? भयानक है कि ये तो पहली बात कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही भयानक है, और इस बात को विवरण की तरह प्रस्तुत किया जाना और भी ज्यादा भयानक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। क्या कहा कवि ने? लिखा जाना चाहिए इसे, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे एक क्वेश्चन मार्क दिखाकर लिखा जाना चाहिए कि वाय, क्यों जा रहे हैं ये बच्चे काम पर। परिवार हो सकता है कि आर्थिक स्थिति और किसी से भी जूझ रहा है, लेकिन आज तो आप भी ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से भी इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट रखे गए हैं कि 14 साल से कम के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यह सभी। लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी इस ढंग की होती है कि वो बच्चा सरकार की इस तरह की ये मदद दिए जाने के बावजूद भी वह विद्यालय नहीं पहुंच पा रहा है, वह खेल नहीं पाता है, क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी है कि उसे शाम का चूल्हा अपने घर में जलाना है, और वो चूल्हा तभी जल पाएगा जब वह मेहनत मजदूरी करके पैसा घर लेकर के जाएगा। माता पिता लाचार हैं, यह सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी परिस्थितियां हैं, और उन्हीं सब चीज़ों का लिए यहाँ कहा जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकार ने भी ऐसा किया कि मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा, लेकिन परिवार इस चीज़ को अब भी कहीं मतलब जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। तो लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अर्थात उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब ये कहा कि उन बच्चों के भाग्य में क्या, उनके भाग्य से क्या क्या छिन गया, कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास खेल के मैदान हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, खिलौने हैं, बहुत सब चीज़ें हमारे पास परमात्मा की उस कृपा से हमारे पास हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उस बच्चे के भाग्य से कहाँ चली गई हैं। यही बताया कि काम पर क्यों जा रहे हैं। अब उसके बाद ढेर सारे प्रश्न किए गए हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? हम बॉल उछालते हैं, हमारी बॉल हमारे पास आ जाती हैं। साइंस आप पढ़ते हैं, ग्रेविटी आपने पढ़ी है, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा है, आपकी बॉल नीचे ही आती है।
लेकिन यहाँ एक बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से यह बात कही गई है कि उस गरीब बच्चे ने अपनी बॉल उछाली थी, लेकिन वो बॉल नीचे नहीं आई। क्या अंतरिक्ष में जाकर गिर गई उसकी बॉल? मतलब उसके पास बॉल क्यों नहीं है खेलने को? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि जो रंग बिरंगी किताबें आपके पास हैं, जिन्हें आप वजन समझते हो, जिनसे आप डरते हो, जिनको आप एक तनाव की तरह आप उनको लेकर चलते हैं कि इन्हें पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ये ऐसा करना है, लेकिन विश्वास कीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप इन किताबों के पन्नों की गंध को महसूस करेंगे। जैसा मुझे मेरा बचपन याद आता है कि वो सेशन, जो अपना सेशन, आज का जो सेशन है वो आपका अप्रैल से ही शुरू हो लेता है। 2 महीने आप पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आप समर वैकेशन को आप ले पाते हैं। लेकिन हमारा वक्त जो था, वहाँ जैसे ही हमारे एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म होते थे तो वहाँ जुलाई के बाद, मतलब जून, काफ़ी लंबी छुट्टियाँ बिताने के बाद जुलाई का एक महीना आता था, बरसात का ही महीना, और वहाँ स्कूल की शुरुआत होती थी। नया बैग आता था, नई किताबें थी, नई कॉपियाँ थी। उसकी महक, उस किताब की महक आज भी मैं महसूस करता हूँ। तो वो रंग बिरंगी किताबें, क्या उन बच्चों की किताबों को दीमकों ने खा लिया है क्या? दीमक खा देने के बाद मिट्टी हो जाती है। दीमक यदि किसी चीज़ को खा जाती है तो वो मिट्टी हो जाती है, फिर वो खत्म। तो यहाँ भी यही व्यंग्यात्मक ढंग से कही गई है कि हम सबके पास वो किताबें हैं, लेकिन क्या उन बच्चों की किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जो खिलौने हमने अपनी सेल्फ में अच्छे से जमा कर रखे हुए हैं, अच्छे से हमने उनको क्या किया है, बचाकर। जो बचपन में आप घुटने के बल चलते हुए जिस कार को आप चलाया करते थे, आज तक भी आपने उसको सुरक्षित रखा हुआ है, आपके पास तो है। पर क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने उन बच्चों के? ये दर्द यहाँ राजेश जोशी जी ने, वास्तव में उन्होंने जिस विषय को चुना है लिखने के लिए, वो अंतर मन की गहराई को इतना ज़्यादा छूता है कि वास्तव में मतलब आंखों से आंसू निकलने की स्थिति रहती है। ये इन्होंने सच्चाई बताई, समाज की इस यथार्थ को दिखाया कि जो पीड़ा जिस तरीके से भोग रहे हैं ये बच्चे। तो कहा कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? हमारे पास एक से एक अच्छे स्कूल में हम पढ़ते हैं, खूब घर वाले हमसे पसंद करवाते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। बहुत सारी आप वहाँ की टोटल फैसिलिटीज़ आप देखते हो कि स्कूल हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, उस आधार पर आप स्कूल को चुनाव करने लगते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए कहाँ है? मदरसे एक तरीके से प्राइमरी तक का स्कूल होता है, पाठशाला, जहाँ तो ये मदरसे विद्यालय के लिए आ रहा है, स्कूल के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात उसी व्यंग्य के साथ कही जा रही है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अर्थात उन बच्चों के हिस्से कोई मदरसा नहीं आया, कोई विद्यालय नहीं आया, उनके नाम की सभी स्कूल की इमारतें क्या ढह गई हैं किसी भूकंप में? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक से, एकाएक का मतलब अचानक से, यहाँ एकाएक अचानक से मदरसे, इमारतें, स्कूल, विद्यालय, कोहरा, धुंध, बाकी सभी शब्द आपके बिल्कुल सामान्य हैं जो आम बोलचाल में हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कहा कि क्या भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें, क्या उनके नाम के जो विद्यालय हुआ करते थे, क्या वो सभी किसी भूकंप में ढह गए हैं? प्रश्न करते हैं। कहा था ना यहाँ कवि ने कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो कवि यहाँ सारे प्रश्नों, सारे ये सवाल कर रहे हैं। किससे कर? आपसे नहीं कर रहे, मुझसे नहीं कर रहे, खुद से भी नहीं कर रहे। समाज की इस व्यवस्था की, समाज में ऐसी आर्थिक विषमता क्यों, ऐसी स्थिति क्यों? कहीं ना कहीं ये कविता फिर मार्क्सवाद से जुड़ जाती है, जो निराला जी बात कर रहे थे कि
वो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उनका परिजन जितनी मेहनत करते हैं उतना उनके पास वो रुपया पैसा नहीं आ पाता कि जिनसे वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें भी जुटा पाएं। तो यहाँ भी वही है कि वही पूंजीपतियों को संपन्न करते जा रहे हैं वही बच्चे काम करके, और अपना परिवार, अपना भविष्य, अपना जीवन, अपने जीवन की उमंग सब कुछ खो बैठे हैं वो उस काम करने में। क्या सारे मैदान, जिन मैदानों में हम बड़े मस्ती से खेलते हैं, मैदान छोड़िए, हम ढेर सारे बाग बगीचों में हम घूमने जाते हैं, अपने शहर के छोड़िए दूसरे शहर में जाकर, विदेशों में जाकर हम तरह तरह की जगह पर घूम के आते हैं, लेकिन ये कहा क्या उन बच्चों के लिए क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घर के आंगन, हमारे घर में एक बड़ा आंगन होता है, उसके साथ साथ हमारे घर की बाउंड्री जो होती है उसके बीच में एक बड़ा लॉन भी होता है जहां हम सुबह शाम टहलते हैं, खेल लेते हैं। तो ये कहा कि उन बच्चों के हिस्से के क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन अचानक से खत्म हो गए हैं क्या, बचे ही नहीं है क्या? यह सवाल की तरह रख रहे हैं राजेश जोशी जी। उन्होंने इस तरीके से ये सवाल की तरह रखा। ये हो गया। फिर कहते हैं बहुत गंभीर बात आती है यहाँ, यदि अगर ऐसा हो गया, ये तमाम काम हो गए यहाँ से, कि क्या अंतरिक्ष में यहाँ से लेके जो बातें प्रश्न करते जा रहे थे और यहाँ तक ये सारे प्रश्न हैं कवि के। फिर कहते हैं तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, यदि अगर ऐसा हो गया कि इनके नाम की, इन बच्चों के नाम की ये सब चीजें खत्म हो गई हैं अचानक से, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। फिर क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि वास्तव में, लेकिन है तो सही ना स्कूलें जहां आप पढ़ रहे हो, जहां हम पढ़ा रहे हैं, जहां हम पढ़कर आए थे, है तो सही दुनिया में, लेकिन इन्होंने कहा कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि ये चीज दुनिया में होती ही नहीं, ये चीज खतरनाक होती ना। हाँ बिल्कुल बहुत खतरनाक होती, लेकिन अगली पंक्ति में ये कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि ये सभी चीजें हैं। यहां एक शब्द आता है हस्ब मामूल, जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, एज इट इज। एज इट इज हम जो बोलते हैं ना कि वह चीज एज इट इज रखी है वैसे की वैसी। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, जैसी है वैसे है। तो यहां कल्पना की गई कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, यदि अगर ये सब चीजें गायब हो गई तो बचा ही क्या। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि ये चीजें अगर दुनिया में नहीं होती तो कितना भयानक होता। पर लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि ये सब चीजें दुनिया में हैं और फिर भी वो बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहा समझिए आगे, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक और निर्दयतापूर्ण बात यह है कि ये सभी चीजें यथावत हैं, एज इट इज हैं, और फिर भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनसे इनका बचपन छीन लिया गया है, इनसे इनका खेल की जो इनकी उम्र है वो छीन ली गई है, इनके मन की जो उमंग उठती थी, इनके मन में जो लहरें उठती थी, जो हिलोर उठती थी, वो छीन ली गई है। वह खेलने की नहीं सोचता, वह यह सोचता है कि मैं आज शाम को मेरे घर में चूल्हा कैसे जला पाऊंगा। वहां काम करते करते, वह पत्थर उठाते हुए, वह होटल में बर्तन साफ करते हुए कनखियों से, तिरछी नजरों से आपके स्कूल की तरफ नजर डालता है, जहां आप खिड़कियों से उनसे दिखाई पड़ रहे हैं, जहां आप मैदान में खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। वो छुप छुप करके उन चीज़ों को देखता है और वो उसी में खुश होता है, उसी में खुश भी हो लेता है। तो ये कहा कि यदि ये सारी चीज़ें दुनिया में नहीं होती ना तो बहुत भयानक होता, पर लेकिन और भी ज़्यादा भयानक तो यह है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में हैं। ये और ज़्यादा भयानक है
क्योंकि होते हुए भी वो बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। हस्ब मामूल, इस शब्द का अर्थ समझ लें, यथावत। पर दुनिया की हजारों सड़कों से, सभी ने ये समझ भी लिया, मैंने समझ लिया, आपने समझ लिया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया। फिर कवि कहता है, पर सारी बातें समझा देने के बाद, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, एक एक शब्द पर जोर देना हालांकि उन्होंने लिखा, लेकिन यदि हृदय से आप चीज ले रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने जब यह कविता लिखी तो उनके हृदय का कोना कोना रो रहा था कि उन्होंने किस विषय को चुना और कैसे चुना। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, पहले कहा बच्चे, फिर और कहा बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर की बारीकी को समझा होगा कि यहां समझाना क्या चाहा गया है, क्या बताया गया है। दोनों ही चीजें हैं यहां। दो चीजें क्या हैं? पहली बात, इन बच्चों को, इन वंचित बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए। काम पर न जाकर इन्हें पढ़ने का अवसर मिले, इन्हें खेलने का अवसर मिले, कुल मिलाकर कहें तो इन्हें जीने का अवसर मिले। पहली बात यही है इस चैप्टर की। दूसरी बात, इस चैप्टर से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? आप लोगों के पास जो यहां पे अभाव दिखाई पड़ रहा है वो आपके पास संपन्नता है। जिसकी इन्हें चाह है उसे आप अवॉइड कर रहे हैं, जो होता है वो चीज भी आप अवॉइड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके महत्व को नहीं जानते हैं। इनके पास नहीं है तो ये महत्व बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि जब तक आपका पेट भरा हुआ है, आपने अच्छे से खाना खा रखा है, कुछ भी, आपको रोटी की कीमत ही नहीं पता। आपको 2 दिन, ये एक ही दिन लगाइए, सुबह से रात 8 बजे तक कुछ भी खाने को नहीं मिला हो तो आपको रोटी के उस एक टुकड़े की कीमत भी पता लग जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर का मूल मैसेज तो यही था कि इनकी लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं समाज की तरफ से कि ये बच्चे पढ़ पाएं, खेल कूद पाएं, अपना जीवन जी पाएं। इसी चैप्टर से हमने ये चीज निकाली है कि हमारे पास ये सब चीजें हैं तो उन्हें हम ठीक ढंग से हम उनका यूज करें, हम उपयोग करें। जो चीजें यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध हो रही हैं, अब आप सोचिए कि आपकी रूटीन क्लासेस जो चल रही थी वो तो था ही, आप गाड़ी से स्कूल आ रहे थे, सारी चीजें, लेकिन इन बच्चों के पास तो कहाँ, मोबाइल तो बहुत दूर की चीज हो गई। आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस पहुंच रही हैं, हर चीज के लिए आपके प्रति मतलब पेरेंट्स अवेयर हैं या फिर स्कूल के टीचर्स अवेयर हैं, स्कूल पूरी तरह से आप लोगों के प्रति डेडिकेट हैं। तो बच्चों, इन सारी बातों को हमें समझना चाहिए। खैर, उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और सिर्फ परीक्षा में पास होने की दृष्टि से या फिर मार्क्स लेने की दृष्टि से चैप्टर को मत समझना। मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि वाकई हिंदी धर्म अगर मेरा कहता है तो मैं ये कहता हूं कि एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, लेकिन जीवन के किसी भी अवस्था में आप हैं, उम्र की किसी भी अवस्था तक आप पहुंचे तो आप जीवन भर चैप्टर को ना भूलें। मैं ये चाहता हूं, पास होइए, आप अच्छे मार्क्स लीजिए, सारी चीजें, लेकिन कभी भूलना नहीं है चैप्टर को। हर बात को हमें अच्छे से याद रखनी है, यही उद्देश्य है, यही चैप्टर लगाए जाने का उद्देश्य है। बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो आपको पूरा करना है, और बाकी की यदि अगर कोई डाउट, फिर बताऊंगा कि अगर रहे हैं तो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि नहीं होंगे, फिर भी हो अपना नोट कीजिएगा और डाउट सेशन जब अपना होगा
उसमें हम क्लियर करेंगे। असाइनमेंट आपको अपना समय पर पूरा करना है, अच्छे से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, साफ सुथरा करना है। और जब भी कभी आप उसको करें, उस होमवर्क को आप भेजते हैं कुछ भी, तो सनलाइट में पिक बनाएं उसकी अच्छे से, पूरी क्लियरिटी के साथ। कई बार आपका वो रोटेट वाला सिस्टम ऑन होता है तो कभी स्क्रीन आपकी ऐसे आती है, कभी बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको भेजना चाहिए। बच्चों, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी आदतें बनती हैं और उन आदतों को, सारी आदतों को मिलाकर बनता है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा व्यक्तित्व होने का मतलब यही होता है कि आप बातों को कहने से पहले समझ जाएं। लेकिन आपको तो बहुत कहा जाता है मैसेज के थ्रू या कैसे भी। खैर, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।